नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निवेश से बढ़ेगा रोजगार 28 के मिशन पर सरकार। ये विषय जिन पर हम चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं आज की डिबेट में, ये आसान सब्जेक्ट नहीं होते। कुछ देर पहले हम सोच भी रहे थे यही चीज़ें कि ये विषय कैसे रुचिकर हों और कैसे लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़े, जिनके लिए बैठकर ये चर्चा की जा रही है। क्योंकि राजनीति की मजबूरी ये है कि ऐसा मान लिया जाता है कि लोक लुभावन घोषणाएं ही राजनीति का सबसे चमकदार पहलू हैं। इसीलिए अगर अभी हम आज डिबेट में ये बात कर रहे होते कि लाडली बहना के लिए ये होने जा रहा है या युवाओं को कोई भत्ता देने की तैयारी है, तो ये चीज़ एक बड़े इंटरेस्ट लेवल पर पहुंचती है और इसकी प्रशंसा भी होती, आलोचना भी होती। लेकिन निवेश, रोज़गार, तस्वीर कैसे बदलेगी, ये विषय चूँकि निश्चित तौर पर इनसे बहुत सारे आर्थिक पैरामीटर्स जुड़ते हैं और ये आर्थिक जो इकोनॉमिकल पैरामीटर्स हैं, ये इस डिबेट को कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें जीएसडीपी का भी जिक्र आता है, उसमें तमाम जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो भी जुड़ते हैं, लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तय मानिए कि मध्य प्रदेश सहित देश की राजनीति जब इस पर जाएगी, जब जनता पूछेगी कि निवेश कितना उतरा, उससे रोज़गार का सीधा संबंध क्या है और मध्य प्रदेश के व्यक्ति को कितना फ़ायदा हुआ, छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन वो एक लेवल है जिसे हमें अभी अचीव करना है। और इसमें हमारी जो उम्मीद है वो युवाओं पर टिकी है, जो अध्ययनशील होकर अपने जनप्रतिनिधियों से, अपनी चुनी हुई सरकार से, जिसको वोट देकर उन्होंने सत्ता में बिठाया है, वो ये सवाल अपनी सरकार से पूछेंगे कि साहब हमें तो बताइए, आप हमें मालूम है जीएसडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ भी हमें पता है और ये तमाम चीज़ें हम अच्छे से जानते हैं, हमें समझाइए ज़रा। तो डिबेट को उस लेवल पे जाना होगा, पूछताछ को उस लेवल पे जाना होगा। जैसा दुष्यंत जी कहते हैं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, लोक लुभावन घोषणाओं से ये राजनीति निकलनी चाहिए। क्षमा सहित दुष्यंत जी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। विषय ऐसा नहीं है कि आप ये ना समझें कि विषय, और हमारे साथ एक जो विशेषज्ञ होंगे हो सकता है वो उसमें कुछ और रंग भरें, और भी जो हमारे मेहमान हैं वो भी रंग भरें, उसमें और आनंददायक होगा। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निवेश से रोजगार और रोजगार से मिशन 28 का रोड मैप तैयार करने में जुटी है प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार। ग्लोबल स्किल्स पार्क में 3000 से ज्यादा युवाओं को सर्टिफिकेशन, करीब 98% औसत प्लेसमेंट और युवा संगम के जरिए 1,81,000 से ज्यादा ऑफर लेटर। सरकार अपने मॉडल को आंकड़ों के साथ सामने रख रही है। रोजगार का दूसरा बड़ा आधार है औद्योगिक निवेश। सरकार के मुताबिक पिछले 2 सालों में 1,279 औद्योगिक इकाइयों को 7,000 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित हुई और 2 लाख से ज्यादा संभावित रोजगार का दावा है। वहीं 2024 से अब तक 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और जीआईएस 2025 के प्रस्तावों को मिलाकर करीब 21 लाख संभावित रोजगार का लक्ष्य सामने है। अब पीथमपुर से निवेश को जमीन पर उतारने की तस्वीर भी दिखाई गई है। 3,000 से ज्यादा युवाओं को ग्लोबल स्किल्स पार्क से सर्टिफिकेशन, 98% औसत प्लेसमेंट सफलता का दावा, 1,81,248 युवाओं को ऑफर लेटर, 17,887 युवाओं का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन, 1,279 औद्योगिक इकाइयों को 7,000 एकड़ से ज्यादा जमीन, 2 लाख से ज्यादा संभावित रोजगार का दावा, 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जीआईएस 2025 में 26,61,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, जीआईएस और 7 आरआईसी से करीब 21 लाख संभावित रोजगार, पीथमपुर में 850 करोड़ का निवेश, ऑप्टिकल फाइबर प्लांट में 5.5 मिलियन फाइबर केएम क्षमता, कॉर्सिस में करीब 300 रोजगार अवसर, वोल्टस टेक्नोलॉजी में 3 गीगावाट प्रति घंटा उत्पादन क्षमता, बैटरी स्टोरेज यूनिट से करीब 250 रोजगार अवसर। मिशन 28 का रोजगार फॉर्मूला, स्किल के साथ निवेश और नौकरी। निवेश प्रस्तावों को उद्योग में बदलना असली चुनौती। उद्योग लगेंगे तो चरणबद्ध तरीके से रोजगार बढ़ेगा। मिशन 28
युवा रोजगार सरकार की बड़ी कसौटी। सरकार का कहना है कि मिशन 28 में युवा सबसे बड़ा फोकस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक निवेश के साथ रोजगार और कौशल प्रशिक्षण बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि अगर इतने बड़े निवेश प्रस्ताव है तो जेन जी को जमीन पर रोजगार कितनी तेजी से मिल रहा है। अभी जो प्लेसमेंट वाली बहुत सारी कंपनियों से भी जब हमने अपना उनसे संवाद किया, सारे लोग संतुष्ट भी है और इस काम को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हमारी भी कोशिश है। अभी लगभग 2000 बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित हो रहे हैं। आने वाले समय में ये 10,000 तक जाए और इसी प्रकार से ये जो हमारी अभी स्किल की डिमांड जो बढ़ी है हर क्षेत्र के लिए, उसमें इसको और तेज गति से बढ़ाने का हमारा सबका प्रयास है। तमाम यहाँ पर स्किल पार्क हैं, IIT पार्क हैं, ये पार्क वो पार्क, फिर इनके ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हैं, फिर सेक्टोरियल मीट्स हैं, संभागीय सम्मेलन किए, लेकिन उसका नतीजा क्या है? कितने रोजगार के अवसर पैदा हुए? कुल मिलाकर मिशन 28 के लिए सरकार का फॉर्मूला स्किल, निवेश और रोजगार है। अब सरकार की असली परीक्षा यही होगी कि निवेश प्रस्ताव प्लांट में बदले, प्लांट उत्पादन में बदले और उत्पादन युवाओं की स्थायी नौकरी में। क्योंकि मिशन 28 की सफलता सिर्फ निवेश के आंकड़ों से नहीं, युवा के हाथ में रोजगार से तय होगी। चलिए, हमारे सवाल देखिए, क्या बड़े निवेश प्रस्ताव 2028 तक वास्तविक नौकरियों में बदल पाएंगे? बड़ा अहम सवाल है। क्या सरकार इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के मुताबिक नौजवानों को, युवाओं को तैयार कर रही है? क्या 2028 चुनाव में युवा रोजगार के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा मुखर होगा? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता और साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन रहे हैं। जयप्रकाश पाराशर जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार और आर्थिक जगत, उद्योग, रोजगार, इनको बहुत अपनी गहन अध्ययन शक्ति से समझते हैं। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज राजनीति के तमाम पहलुओं को वर्तमान के बहुत अच्छे से समझकर विश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं। और साथ ही उमेश त्रिपाठी जी हैं, अपनी मधुर मुस्कान के साथ देखन में मधुर लगे घाव करें गंभीर, विपक्ष का जो प्रमुख टैगलाइन है उसके साथ आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश जी, मुझे लगता है आबादी के मान से और एक, अगर हम ये कहें कि एक स्वाभाविकता के मान से, चीन ही हमारा एक ऐसा देश हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, इस तरह हम भी बदल सकते हैं अपने को। लेकिन उसके लिए रोजगार, नौकरी, अवसर के साथ बहुत ज़रूरी है युवाओं का अनुशासित होना, उनके पास उस तरह की एक स्किल होना और एक उस तरह के एक वर्क कल्चर का भी निर्माण होना जिसकी बहुत कमी हम कई बार महसूस करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं सरकार की इन कोशिशों को, और ये ज़मीन पर उतरें इसके लिए किस तरह की कोशिशें और किस तरह के प्रयास? जी, दरअसल ये पिछले अगर हम कुछ वर्षों को देखें तो प्रयास सरकार की तरफ से इसमें कोई दुराय नहीं कि हुए हैं। बहुत सारे निवेश के बड़े प्रयास हुए हैं। उसमें से अभी जो रिसेंट मुझे जानकारी मिली थी उसके मुताबिक एक हिस्सा उसका रियलाइज भी हुआ, अमल में भी आया। यानी कुछ कारखाने शुरू हुए, कुछ निवेश रियलिटी में बदले। तो जो एक पहले ये था टेक की वो जो MOUs होते हैं वो अमल में नहीं आते, तो उससे कुछ हालात बदले हैं। संभागीय स्तर पे ले जाने का फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ा जो इलाके छूटे हुए थे, जो बड़े प्रमुख शहरों की तरफ ही औद्योगिकरण के बारे में विचार किया जाता था, उससे लोगों का ध्यान उन इलाकों की तरफ भी गया जहाँ ज़रूरत है रोज़गार की। क्योंकि रोज़गार अगर आप केवल बड़े शहरों के पास ही निवेश करेंगे तो जाहिर है कि वहाँ से लोग छोड़ करके और ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ इशारा बिल्कुल जी, तो उसका एक बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक पूरी कार्य संस्कृति के बदलने का सवाल है या ये हेडलाइंस, मेरा मानना ये है कि जो हेडलाइंस है, जैसे गुजरात के साथ अभी 8,000 करोड़ की एक हेडलाइन बनी, इस हेडलाइन के बियॉन्ड भी देखना चाहिए। क्योंकि जब एक बड़ा निवेश आता है, एक बड़ा कोई औद्योगिक प्रयास आता है, तो उसके बाद जो एंसिलरीज हैं, MSMEs हैं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से आवास की, नए मकानों की ज़रूरतें हैं,
शहरीकरण बढ़ता है तो शहरीकरण की अपनी सर्विसेज की डिमांड होती है, तो जो रिपल इफेक्ट जिसको हम कहते हैं जी, वो इसमें दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि ये जो एंसिलरीज हैं इनमें नॉर्मली मैं जो देखता हूँ कि एक प्लांट को एग्जीक्यूट होने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, और ब्रेक इवन में तो उसको और भी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जो एंसिलरीज है उसका पूरा एक इकोसिस्टम मध्य प्रदेश में बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये सबसे सकारात्मक बात जी, है। और यही रोजगार पैदा करेगी शरद जी, सबसे ज़्यादा रोजगार एंसिलरीज में और एमएसएमई में क्रिएट होंगे। मनोज एक छोटी टिप्पणी आपकी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्किल डेवलपमेंट की। यदि बच्चों के पास स्किल नहीं होगा तो फिर आप काम कैसे कराएंगे। तो अभी 2 चीज़ें हुई है शरद जी। एक तो ये कि निवेश पर तो फोकस है सरकार का। अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद ही उस कार्यक्रम में था जिसमें स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, कुछ बच्चों को स्किल। लेकिन आज भी कुछ बच्चों की शिकायतें भी हैं। वो ये भी चाहते हैं कि प्लेसमेंट की जो बात कही जाती है वो उस तरह से नहीं है जिसको वो चाहते हैं। तो मुझे लगता है उस पर और सरकार को काम करने की ज़रूरत है। जैसा आज मुख्यमंत्री कह भी रहे थे, तो कुछ चुनौतियाँ तो आज भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक सकारात्मक वातावरण इसलिए बना है कि एक तरफ आप पीथमपुर में इंडस्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आकर निवेश के जो बच्चों को प्लेसमेंट मिलना आप उनसे बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक संदेश ठीक है। ये जरूर है कि और इसको तेज गति दी जा सकती है, लेकिन इस पर काम तो हुआ है और वो दिखाई भी दे रहा है। महत्वपूर्ण बात कही आपने। कम से कम कोशिश तो हो रही है, और इस बार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार 2023 के बाद से मुख्य जोर उद्योगों पर है, निवेश पर है। जी त्रिपाठी साहब, उमेश जी, आपका एक क्विक रिएक्शन सर। देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के नेताओं को, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनको ये देखना चाहिए हमारा पोटेंशियल क्या है और हम उस पोटेंशियल में मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का पोटेंशियल है यहाँ का बड़ा हुआ लैंड बैंक, और लैंड बैंक में 2 चीजें हैं, कृषि आती है और हाउसिंग आती है, और कृषि हाउसिंग ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। तो हमारे नेताओं को ये उद्योगपतियों की चमचागिरी करके पीछे खड़े होने के, उनके फैक्ट्रियों के फीते खोलने से यहाँ उद्योग नहीं आने वाले। हमें अपनी इंडस्ट्रीज, हाउसिंग इंडस्ट्रीज और फूड इंडस्ट्रीज और जो अनाज की इंडस्ट्री है, इसको अपना मार्केटिंग करके मध्य प्रदेश का, जैसे आज सरबती गेहूं है पूरी दुनिया में बिक रहा है, ऐसे हम अपने फूड प्रोडक्ट्स को बढ़ा के मार्केटिंग करें। इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और देखिए, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, यहाँ कोई आदमी अब रहना नहीं चाहता। ये धूल गुबार के और गंदगी के अड्डे बन गए हैं। मध्य प्रदेश एक अच्छा शांतिपूर्ण टापू बने तो यहाँ दुनिया, पूरे देश विदेश के लोग अपने परिवार को यहाँ अच्छे से रखेंगे और यहाँ छुट्टी बिताने आएंगे। यही इसका पोटेंशियल है। जी डॉक्टर मध्य प्रदेश सरकार को सर्वदलीय बात करके विकास करना चाहिए। जी 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 डॉक्टर हितेश सर। देखिए, सबसे पहले तो उमेश जी हमारे साथी हैं, और हम लोग क्या नेता फ्रेटर्निटी के होते हैं। नेता शब्द बड़ा प्रश्न लगाता है, तो मैं उनकी तरफ से सभी उद्योगपतियों से माफ़ी मांगता हूं, कमलनाथ जी समेत, जो वो बोल गए हैं कि इनके आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। कमलनाथ जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ही बिलोंग्स टू अ वेरी हाई कॉर्पोरेट हाउस। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग त्रिपाठी जी को हम समझा लेंगे बाद में। दूसरी चीज़ जो आपका विषय है शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा कि हम ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के विकास से और बच्चों के भविष्य से, मध्य प्रदेश के भविष्य नहीं, बच्चों का भी जो भविष्य है, जो एजुकेशन ले रहे हैं, जिसकी तरफ मनोज जी ने इशारा किया कि हम एजुकेशन लेने के बाद उनको क्या ऑफर करेंगे, उसकी तरफ आपने चर्चा रखी। तो मैं 2-3 क्विक पॉइंट रखना चाहता हूँ। पहली चीज़, मैं अभी तो हमेशा आपकी डिबेट में आने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, तो हमारा जो इस ईयर की प्रोजेक्शन है वो 6 से 8% लगभग आप मान के चलिए हमारी जीएसटी बढ़ने वाली, ग्रोथ रेट में जीएसटी की बता रहा हूँ जो वर्तमान है, तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री है। जैसे ये किसी भी राज्य की यदि जीएसटी 5% से अधिक इंक्रीज़ हो रही है तो आप मानकर चलिए उसका ट्रैक ठीक है। मध्य प्रदेश की चुनौतियां हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 15 साल 17 साल शिवराज जी ने वेलफेयर सेक्शन में बहुत तगड़ा काम किया, जिसकी ओर आपने इशारा किया, लाडली बहना हो गई, किसानों के लिए, सबके लिए। मैं उमेश जी से थोड़ा डिफर करता हूं कि जब तक हम प्राइमरी सेक्टर पर निर्भरता कम नहीं करेंगे, उससे आप ट्रांजिशन हम सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ नहीं लाएंगे, और हमारे पास सर्विस ही बचता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारे पास और नहीं है, तो कुल मिलाकर जब तक हम ये ट्रांजिशन नहीं लेंगे हम एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं बना पाएंगे पॉपुलेशन। तो इसको देखकर लगता है, तो मैं आपके सामने आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ, और अगली बार यदि मुझे प्रेजेंटेशन बनाने का चुनाव में मौका मिला तो मैं चाहूँगा इस नज़रिए से हम इसको प्रस्तुत करें कि यदि साल भर में आप मानकर चलिए हम लगभग 2,500 से 3,000 बेड हॉस्पिटल के ऐड करते हैं, मैं केवल हेल्थ केयर के सेक्टर को उदाहरण दे रहा हूँ, तो 2,500 से 3,000 मतलब लगभग 30,000 लोगों को ये रोजगार देता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। हम एक मेडिकल कॉलेज ऐड करते हैं शरद जी, तो उसमें 10,000
3,000 को लगभग मिलता है। तो यदि हम 10 मेडिकल कॉलेज ऐड करते हैं साल भर में, तो आप मानकर चलिए कि लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा छोटे अस्पतालों को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, जो लेस देन 100 बेड के खुलते हैं, उनका भी एक अपना इकोनॉमी है। हाईवे 1 किलोमीटर यदि हाईवे बनता है, नेशनल हाईवे बनता है हमारे राज्य में, तो 50 लोगों को रोजगार मिलता है। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं यदि साल भर में हमारे यहाँ कितना हाईवे बना तो मिलता है। कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूँ शरद जी, कि हम जब इकोनॉमी में ये चीज करेंगे, पंप करेंगे, तो लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा। और ये आंकड़ा मानकर चलिए जो आप दिखा रहे हैं 2 लाख को रोजगार देने का, अनअचीवेबल नहीं है। तो जब तक इंस्टीट्यूशन इस धरती पर नहीं उतरेंगे, और एक बड़ा सेक्टर जो खुलने वाला है होटल एंड रिसोर्ट का, शरद जी भोपाल में ही कम से कम 1 दर्जन ब्रांड आ चुके हैं नेशनल होटल्स के। अब होटल एंड रिसोर्ट, जंगल सफारी, हमारे आपने देखा करीब 12-15 ऐसे जंगल एनिमल है जिनका हम स्टेट बन गए। टाइगर स्टेट है, वल्चर स्टेट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन बड़ा सेक्टर खुलने जा रहा है। इससे जुड़ी चुनौतियां भी हैं। एग्जैक्टली, उनको भी देखिए, हम कई बार अट्रैक्ट कर लेते हैं चीजों को, लेकिन फिर मैनेज करने में चुनौती आप होती है। बताइए चुनौती 1, 2, 3, 4। जैसे मैं आपको पहली चुनौती बताता हूँ उज्जैन की। उज्जैन अब ऐसा लगता है कि पूरे समय, माफ कीजिएगा, कि सिंहस्थ जैसा आयोजन चल रहा है। इतनी भीड़ आ गई है। हमने वहां पर जिस तरह से उज्जैन को डेवलप किया, एक बहुत ही अट्रैक्टिव धार्मिक अपने प्लेस के तौर पर, टूरिस्ट प्लेस के तौर पर, हमने पूरे देश से लोगों को, लेकिन शहर की अपनी सीमाएं हैं सड़कों के आने की। इसीलिए जी मैं आपको समाधान बताता हूँ, इसका बहुत अच्छा समाधान मैं आता हूँ उस पर। एक लाइन में सर, क्या अनुत्तरित नहीं रहता है इसलिए मैं, कि डॉक्टर मोहन यादव जी का जो कॉन्सेप्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया का, इसीलिए उन्होंने उसको और भोपाल को चुना है। तो जब 140 किलोमीटर की पेरीफेरी तय करके हम इस बात को करेंगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर उसमें मिलेगा। जब हम समाहित करेंगे कि ये पॉपुलेशन जब आएगी, तो हम उसको लोकल पॉपुलेशन के साथ कैसे मेंटेन करेंगे। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो कॉन्सेप्ट है शरद जी, वो आपके इस प्रश्न का उत्तर है। सिंहस्थ के लिए हर 12 साल में उज्जैन संवरता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके पहले ही हमने जो जिस तरह से वहाँ महाकाल लोक डेवलप किया, और अब हम ओंकारेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मैहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि आवागमन के साधन, लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही, इन सारी चीज़ों का नियोजन भी हमें देखना पड़ेगा। सारे लोग वाहन लेकर मंदिर के बिल्कुल अंदर तक अगर उनका वश चले, तो भीतर तक वो प्रवेश करके चले जाएं, जबकि इनमें से, माफ़ कीजिएगा, 90% लोग स्वस्थ हैं, वो 1-1 किलोमीटर भी पैदल चल सकते हैं। जय प्रकाश जी, बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम ये रास्ता जो तय करेंगे, जैसे कृषि की बात अभी त्रिपाठी जी ने भी की, कृषि हमारा सबसे बड़ा, ये कंज्यूमर सेक्शन, हाँ जी, हमारी वृद्धि दर जो सबसे ज़्यादा है वो कृषि के क्षेत्र में ही है, 40% के आसपास है। और उद्योग की बात करें तो ये 15-17% के आसपास रुकती है। मैन्युफैक्चरिंग हब होना, ये हमारी एक बड़ी चुनौती है। तो धीरे धीरे ये एक दिन में रोम नहीं बना था। हम आज प्रयास कर रहे हैं, तो इसके नतीजे हमको आने वाले समय में मिलेंगे। और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, युवाओं के स्किल की बात मनोज ने भी की जी। स्किलिंग में भी क्या होता है कि जैसे हर 2-3 साल में पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं, तो उनका ओरिएंटेशन जो है वो रीस्किलिंग पर चला जाता है कि भाई अब नई चीज़ें सीखिए, फिर नई, अब लगातार उसमें काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो पहले भी ये सुझाव दे चुका हूँ कि कारखानों को सीधा गवर्नमेंट को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जो इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ टाई अप करना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट मॉडल। तो जो ऑन द जॉब का मॉडल है वो लेकिन हम अपनाते नहीं हैं। हम ये जो NGO वाला और इनके ज़रिए जो ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात ये है कि सरकार ने लेकिन अभी जो अप्रेंटिसशिप की योजना बनाई, जिसमें 15,000 रुपये दे रहे हैं, वो बीटेक के लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने कारखानों के दरवाजे खोल दिए। हाँ, वो काम करने दो, एक ठीक कदम है। उसका कारण ये है कि उससे इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिलता है और वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी, एक नया आदमी उसको रिक्रूट करके और सिखा भी रहा है ना वो आदमी, उसकी एक कास्ट आती है इंडस्ट्री को। तो ये जो चीज़ है, इस तरह की चीज़ें करने से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब सवाल ये है कि जो 2 लाख 2.5 लाख की जो हम बात करते हैं, हर साल 10 से 15 लाख नौजवान मध्य प्रदेश में काम की तलाश में तैयार हो जाता है। अब इस बंदे को ना कोई ऐसी, इसमें से सब लोगों को ना नौकरियां मिल सकती है,
ना वो सारे उद्योगपति बन सकते हैं। अब उन लोगों का क्या करेंगे आप? मतलब एक सेक्शन उसमें है जो आपने जिक्र किया कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है इसको ट्रांसफॉर्म करें इंडस्ट्रियलाइजेशन में। जो फूड प्रोसेसिंग है उन्हीं लोगों को, उन्हीं खेतों में, उन्हीं गांवों में अगर हम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, वैसा माहौल बनाएं। उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो सामान बना भी लेते हैं लेकिन उनके पास मार्केटिंग के चैनल्स नहीं है, उनका जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने वाला कोई रिवर्स माइग्रेशन की बात है कि आप शहरों में पढ़ने आए हैं लेकिन पढ़ के आप बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जाने के लिए सोचते हैं, जबकि रिवर्स माइग्रेशन का मॉडल अगर मौजूद हो, आप अमरूद पैदा कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के जो कुलपति हैं विजय तिवारी, उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है कि मैं अपने गांव गया और मैंने वहां अमरूद। जी त्रिपाठी साहब, आपकी बात पर चर्चा तो शुरू हो गई गंभीरता से, कृषि जी। देखिए, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं पाराशर जी का कि उन्होंने वाकई दूरदर्शितापूर्ण सुझाव दिया है। और मध्य प्रदेश का जो भविष्य है, मैं तो बड़ा क्लियर बोल रहा हूं इसमें, एक फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हाउसिंग और मेडिकल। क्योंकि देखिए, जो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया में हर जगह समुद्रों के किनारे होता है और हम एक लैंड बाउंड स्टेट हैं, ये यहाँ नहीं होगा। और देखिए, जितना हमने 7 सबमिट किए और करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हमने लोगों को लाने में, धरती पर उसका कोई रिजल्ट मिला नहीं है। और जैसा कि इस मध्य प्रदेश की पोटेंशियल को देखते हुए हमें 4 इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना है। आज एक मेडिकल बहुत बड़ा उद्योग हो गया है, हम इसमें लाल फीताशाही खत्म करते हुए हम जितने भी बड़ी चेन है हॉस्पिटल्स की, पूरे मध्य प्रदेश में उनको फ्री लैंड दें, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दें। देखिए मध्य प्रदेश में कितना रोजगार होगा। फूड वाली बात है, देखिए फूड जो है एक इतना अच्छा लगा त्रिपाठी साहब, अच्छा सुझाव है आपका। उस पे कोई जी उस पे कोई मध्य प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम बजाय उद्योग लगाने के इन 4 सेक्टर पे ध्यान दें। हमारे को जो प्रकृति ने दिया है, जल, जंगल, जमीन, और उससे हम टूरिज्म, मेडिकल, फूड और ये कृषि, इन 4 में हम अपने लोगों को संपन्न कर लेंगे और वी विल द रिचेस्ट स्टेट। आप याद करिए, आज से 20 साल पहले लोग पंजाब कहते थे, लेकिन थोड़ा शिवराज जी ने ध्यान दिया, उसमें थोड़ा दिग्विजय सिंह जी ने नहरों पे सुभाष यादव ने दिया, तो मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट स्टेट होता गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात जिसपे ध्यान नहीं दिया जा रहा है वो ऑर्गेनिक खेती है। मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती का इतना बड़ा पोटेंशियल है, उसमें किसानों को इतनी बड़ी मात्रा में पैसा मिलने वाला है, लेकिन उसमें ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, मार्केटिंग ठीक नहीं है हमारी। मार्केटिंग ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। त्रिपाठी साहब, मैं बधाई इसलिए आपको दूंगा कि निंदा प्रस्ताव नहीं पारित हुआ आज। ये बड़ी बात सही है, क्योंकि देखिए आज राजनाथ सिंह जी की भी चर्चा है कि उन्होंने भी राजीव गांधी जी को याद किया, आपने शिवराज जी को याद किया, दिग्विजय सिंह जी भी मिक्सअप किया। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मैं उमेश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। उमेश जी, बस बिजली सब्सिडाइज होना कि मैं थोड़ा सा आधा कर दूंगा, जब आप सरकार में आएंगे तो आप भी करेंगे, फ्री नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये कमर्शियल वेंचर है ये सारे। पर आपने बात बहुत अच्छी करी कि हम इंसेंटिवाइज करें। आपकी ही बात पर डॉक्टर मोहन यादव जी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही अनुभव सरकार का भी है जो आपने कहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करें, इसलिए सर्विस इंडस्ट्री को खोला है। एजुकेशन, हेल्थ, होटल एंड रिसोर्ट, ये 3 सेक्टर त्रिपाठी जी पूरे खुले हुए हैं। और मैं तो आपके माध्यम से चाहूँगा कि इसमें जो लोग भी आना चाहें, इसके लिए सरकार और हमारे जैसे छोटे मोटे लोग भी आप लोगों की मदद के लिए, उन लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। तो लैंड बैंक से लैंड भी बड़ी मात्रा में सरकार दे रही है। जो सेंट्रल पॉलिसीज़ हैं मेडिकल कॉलेजेस की, उसको भी शिथिल किया गया है। और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात त्रिपाठी जी ने कही है। तो जिन उद्योगपतियों को उन्होंने थोड़ा सा डिबेट के शुभारंभ में इशारा किया था, आपका सुझाव वो वेलकम करें। नहीं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि त्रिपाठी जी के इस वाक्य को सुनकर इन तीनों सेक्टर में आइए हम अपने हाथ जोड़े, हम एक दूसरे की मदद करें। और वाकई में इसमें भविष्य है। जो मनोज जी ने कहा था कि जो कॉलेजेस से बच्चे निकल रहे हैं बीटेक के और इसके, और पराशर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं जिनकी यूनिट्स हैं शरद जी, उनसे कहूंगा हॉस्पिटल है, फैक्ट्रियां हैं, उसके दरवाजे खोल दो आप इंटर्नशिप के लिए, जो ग्रेजुएशन से बच्चे निकल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर होगा उस यूथ के लिए। मनोज, कंक्लूडिंग कमेंट। शरद जी, मेट्रोपॉलिटन पर जो सरकार ने काम किया, जैसा आप कह रहे थे कि चेन्नई और बाकी शहरों की तरफ लोग रुख करते हैं, लेकिन आप देखिए कि उसी तरह छोटे छोटे गांव और शहरों को सरकार ने, ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि दिखाई देता डेवलपमेंट है, जिसमें बड़ी सड़कें, 4 लाइन वाली सड़कें। तो ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है जो हम सबकी कल्पना है शायद उस तक हम पहुंच पाएंगे। ये ज़रूर है कि कृषि की बात करें, पानी, बिजली और लैंड हमारे पास एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास है, तो मुझे उम्मीदें तो खूब दिखाई देती है। लेकिन अफसर जब मुख्यमंत्री की मंशा को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा।
बिल्कुल वो तंत्र जो इसे अगली जमीन बार पर से आप लेगा। किसी एक अच्छे आईएएस ऑफिसर को भी बिठाइए डिबेट में। हमारी तो बड़ी इच्छा रहती है और ये परंपरा होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सही है कि वो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन कई बार सकारात्मक मुद्दों पर पर्दे के सामने भी उन्हें आना चाहिए और बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है, लैंड बैंक है हमारे पास कुछ बहुत शक्तिशाली चीजें हैं जिन्हें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत एनर्जी है। सरप्लस स्टेट जी, लेकिन चुनाव के मुद्दे ये होने चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से चुनाव में ये मुद्दे लेकर उन्हें आना चाहिए। उनके घोषणा पत्र में सिर्फ लोक लुभावन घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, थोड़ी स्टडी और रिसर्च के, थोड़ी क्या व्यापक स्टडी और रिसर्च के साथ उन्हें ये बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट का मॉडल उनके पास क्या है और उसके लिए वो क्या करने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार।